स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगणाऱ्या काँग्रेसवर आज अस्तित्व शोधण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. नुकत्याच झालेल्या 5 राज्याच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वावरच पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले. त्यामुळे पुन्हा एकदा राहुल गांधी मुक्त काँग्रेसच्या चर्चांना उधाण आलंय. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर यांच्या एका वक्तव्यानं ही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे त्याच मणिशंकर अय्यर यांना काँग्रेसच्या भावी वाटचालीविषयी काय वाटतंय हे आम्ही जाणून घेतलं. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर आता आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी चर्चा करूयात. सर, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उसके बाद कांग्रेस का जो भविष्य है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, इस स्थिति में आपका एक आकलन क्या कहता है, कांग्रेस को इस वक्त क्या करने की जरूरत है? एक तो मैं नहीं समझता हूं कि हम इतने घट गए हैं कि हमारा कोई भविष्य नहीं है. मुझको लगता है कि आज की परिस्थिति में हमें वही करना चाहिए जो कि सोनिया जी ने सन 2004 में किया कि बहुत से पार्टियों को जोड़कर फिर उन्होंने सरकार बनाए सन 2004 में. और उस सरकार, वो गठबंधित सरकार के कारण ही सन 2009 में कांग्रेस के खुद के सीट 140 से 206 तक पहुंचा और हमने दोबारा सरकार बनाई. तो मुझे लगता है कि आज के दिन हमें बिहार का भी जो एक उदाहरण है हमारे सामने, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करें एक महागठबंधन बनाने का, उन सब शक्तियों का जो कि एक भाजपा, एक मोदी मुक्त भाजपा और एक भाजपा मुक्त भारत चाहते हैं. और हमने उनका मुकाबला किया तो हमें जीतने का बहुत बड़ा संभावना है. क्योंकि जबकि मोदी लहर चली सन 2014 में तो 70% भारतीयों ने मोदी को वोट नहीं दिया. और जबकि मोदी सुदामो चली अभी उत्तर प्रदेश में, तो सीट तो 324 या कुछ वो जीत कर ले ली है, लेकिन 60% उत्तर प्रदेश की आबादी या मतदाता ने उनको वोट नहीं दिया. वो जीते क्योंकि हम बिखरे थे. हम एकत्रित हो जाएं तो वो जो बिहार में हुआ वही दोबारा करवाने की का संभावना है. अब ये संभव है या नहीं, समय ही बताएगा और हमें चर्चा करने की ज़रूरत है. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाबंदियाँ नहीं आएंगी, रास्ते पर अड़चन आएंगी, और उन सब को पार करके यदि जिस हद तक हो सके हम एकत्रित होकर मुकाबला करें तो तब मोदी जी को आसानी से हरा सकते हैं. लेकिन मेरे कुछ बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवपूर्वक साथीगण हैं, दिग्विजय सिंह जैसे, जो कि सोचते हैं कि नहीं, अकेले भी हम उनका सामना कर सकते हैं. और मुझे अब तक मौका नहीं मिला है उनसे पूछने के लिए कि किस आधार पर वो ये कह रहे हैं, और यदि वो मुझे मुतमैन कर दे तो मैं अपना राय बदलने को तैयार हूँ. लेकिन तब तक मैं सोचता हूँ कि जो मैंने अपना सोच किया है, ध्यान दिया है इस पर, मुझको लगता है कि गठबंधन के रास्ते पर ही हमें निकलना चाहिए. और जैसा हम सन 2004 में जीते और वाजपेयी जी को हराए, तो वैसा ही मोदी को भी हम सन 2019 में हराएं. जिस गठबंधन की सर आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें जो भी मोदी का विरोध कर रहे हैं वो आपके साथ में लाने की आप सोच रहे हैं? ये मोदी की बात नहीं है, ये भारत की खोज की बात है. सन 1885 से लेकर 1947 तक हमने कहा कि भारत वो भारत है और उस भारत के लिए हम लड़ रहे हैं जिसमें कि हर जाति, हर धर्म, हर भाषा समेटी हुई होगी, जुड़ी हुई होगी. और इसको हम इंक्लूसिव इंडिया कहते थे, और यही है आइडिया ऑफ इंडिया. और ये हम सब चाहते हैं कि कोई भी भारतवर्ष में एक तरफा न किया जाए. हमारे बाकी जो भी मतभेद हैं, हम सब ये चाहते हैं कि भारत एक हो और कि मुसलमान समुदाय हमारे देश का एक अटूट अंग रहे. तो इस आधार पर मुझे लगता है कि हम एकत्रित हो सकते हैं और कि होना भी चाहिए.
सर, मोदी को रोकने के लिए जिस मित्रों की आप बात कर रहे हैं उसमें शिवसेना भी आ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि मोदी के खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है, मतलब कांग्रेस और एनसीपी के उनसे भी ज़्यादा शिवसेना आवाज़ उठा रही है। तो क्या अगर प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखें तो उनको भी साथ ले सकते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि होम्योपैथी में जहर को, जो कोई जहर पड़ जाए किसी में तो उसको निकालने के लिए और भी तीव्र जहर लगाते हैं। तो ये होम्योपैथी नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। मैं उन पार्टियों की बात कर रहा हूँ जो कि हिंदुत्व में भरोसा नहीं रखते हैं और भारतीयता चाहते हैं। लेकिन शिवसेना को साथ लेने में क्या डर हो सकता है कांग्रेस को? यही जो मैंने कहा। अब देखिए, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने मुझे एक तरफा किया है तकरीबन पिछले 1 दशक से। तो मैं औपचारिक रूप में कांग्रेस की जो सोच है उसका वक्ता नहीं बन सकता हूँ, तो इसका प्रवक्ता नहीं बन सकता हूँ। तो इस सवाल को आप जाकर कांग्रेसियों से पूछिएगा जिनको अधिकार है कांग्रेस के तरफ से बोलने का। मेरा अपना सोच ये है कि हम जो कि एक इंक्लूसिव इंडिया चाहते हैं उनको हम एकत्रित करें मोदी का मुकाबला करने के लिए। सर, जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं उनमें से गोवा और मणिपुर की स्थिति तो ऐसी थी जहां पे कांग्रेस के सबसे ज़्यादा विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो ये क्या मतलब तुरंत एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से हो रहा है? नहीं, क्योंकि हमारे जेब जो हैं वो ज़रा खाली हैं, यही है कारण। हर चुनाव के बाद जहां पे भी कांग्रेस हारती है तो उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। आप लोग सवाल उठाते हैं, आपका आकलन क्या है? आप सवाल उठाते हैं, सारे गैर कांग्रेसी ये सवाल उठाते हैं, कोई कांग्रेसी ऐसे सवाल उठाता नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि चुनाव जब कांग्रेस में होता है, और होना चाहिए अध्यक्ष के पद के लिए, बहुत मुश्किल होगा एक ऐसे उम्मीदवार खोज निकालने का जो कि राहुल के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो। और यदि मुकाबला हो तो शायद वही नतीजे पर हम पहुंचेंगे जहां कि हम पहुंचे थे सन 2000 में, जब जितेंद्र प्रसाद जी ने मुकाबला किया सोनिया गांधी जी का। उनको मिले 94 वोट और सोनिया जी को मिले 9400 वोट। तो यही हालत होगी। तो मेरा ये कहना है कि ये राहुल के बारे में बात करके कुछ फ़ायदा नहीं। हमें ये देखना है कि उनके नीचे जो संगठन उनके हाथ में होगा वो मजबूत हो, और उसको मजबूत बनाने के लिए वाहिद एक तरीका है कि चुनाव के ज़रिए हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आएँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आएँ, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स आएँ, हमारा AICC आए, और हमारे 10 जगह जो हैं CWC में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जो कि हमारे संविधान के अनुसार चुनकर आने चाहिए, उनको भी आप चुनकर निकालिए। तब एक शक्तिशाली पार्टी बनकर हम भी मोदी के आंखों में सीधा देख सकेंगे, और साथ साथ हमारे साथीगण भी हमसे जुड़ने को तैयार होंगे। सर, 2014 की जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस राहुल ऐसे पेश की गई थी, और अगर 2019 में भी ये होता है तो क्या कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में सामना कर पाएगी मोदी जी का? हकीकत तो ये थी सन 2014 में कि मोदी वर्सेस राहुल बन गया, क्योंकि हमारे सारे साथीगण ने हमें छोड़ दिया था। वही साथीगण जिनके साथ हम सन 2004 और 9 में लड़कर जीते, सब हमें छोड़ चुके थे। हम अकेले थे सन 2014 में। लेकिन सन 2015 में बिहार में हमने दिखाया कि हम जुड़ जाएं तो तब हम जीत सकते हैं। और बिहार में हम मात्र 41 सीट पर लड़े, लेकिन 27 जगह पर हम जीते। जो रेशियो है ना, सीट्स वन टू सीट्स कंटेस्टेड, वो कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा था बिहार में। तो इससे जो सबक मैं सीखता हूँ वो ये है कि जो सोनिया जी ने किया था सन 2004 में, वही हमने करना चाहिए सन 2019 में।
सर लेकिन जिस तरह का प्रयत्न बिहार में हुआ था वैसा ही यूपी में भी तो हुआ था कि वहाँ पे आपने समाजवादी पार्टी को साथ में लिया था, तो इस गठबंधन के बावजूद भी वहाँ पे सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि बिहार में महागठबंधन था और उत्तर प्रदेश में गठबंधन था। यदि मायावती जी भी इससे जुड़ जाती, जैसा कि लालू प्रसाद जी जुड़ गए थे बिहार में, तब नतीजे बिल्कुल वैकल्पिक होते। एक और चीज़ कि समाजवादी पार्टी आखिरी मिनट पर ज़रा बिखर रहा था और कि ये समझौता भी तकरीबन आखिरी मिनट पर हुआ। तो ये सब हमारे हाथ में 2 साल है। तो इस 2 साल का प्रयोग करके हम एक मजबूत गठबंधन तैयार करें, हो सके कि वो एक महागठबंधन हो। सर आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि मतलब राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित है और वही एकमात्र पर्याय है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है और इसलिए राहुल जी का भविष्य भी उज्जवल है। और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में हम चाहते हैं कि और कोई हमारे नेता बने, और मैं आप पर नहीं छोड़ सकता हूं कि कौन मेरे पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। ये हम तय करेंगे और वो हमारे लीडर होंगे। तर हे होते माजी केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. काँग्रेसची जी सध्या अवस्था आहे त्याच्याबद्दलचं अतिशय सखोल असं विश्लेषण त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि राहुल गांधींनी ज्या पद्धतीनं सोनिया गांधींनी राजकारण केलं होतं त्याच पद्धतीनं काही चाली खेळण्याची गरज आहे. इतर पक्षांना सोबत घेऊन मोदींना लढा द्यायची गरज आहे असं प्रतिपादन त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली.